I, Damayanti Matiani, welcome you all to the Winning Ads YouTube channel. Today we are going to study about fundamental rights, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हमारे जो एग्जामिनेशन है, जितने भी हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन हैं, उन सारे के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे क्या है, बेसिक हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक मानव अधिकार हैं वो हमारे क्या फंडामेंटल राइट है, जो हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, हमारे जाति, धर्म, लिंग, इन सब के बेसिस में जब क्या होता है हमारे जो सोसाइटी में भेदभाव होने लग जाते हैं, तो उस चीज़ के उससे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में कुछ क्या दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं या फिर मौलिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है, ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट में से हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट को क्या होता है कोई तोड़ता है, तो हम डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं, हमारे जो अदालत है, हमारे कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के हमारे बेसिक राइट्स है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो उन्हें जो हम मौलिक अधिकार है वो क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके दो मेन चीज़ों ने हम क्यों उसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। पहला कि हमारा जो खुद संविधान है, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमें एक गारंटी देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की क्या देता है, गारंटी देता है। सेकेंडली हमारे क्या है, वो जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब अगर हमारा कोई भी उल्लंघन हो, हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है या फिर हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका उल्लंघन हो तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, हमारे कोर्ट्स जा सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत हमारे आर्टिकल अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें, उसमें हमारे रिट्स जो है वो दिए गए हैं। 5 टाइप के हमारे रिट्स के बारे में दिया गया है कि अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स या फिर हमारे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले कितने थे, 7 थे, उनमें से एक अभी हट गया है। ठीक है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है राइट टू इक्वालिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, तो हमारे अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बारे 18 तक हम किसके बारे में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड जो हमारा है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम कौन सा अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में हम क्या करते हैं, राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो हमारे जो शोषण के खिलाफ जो अधिकार है वो हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच। ठीक है, 23 और 24 हमारे क्या बताता है, शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, वही हमारा बात आता है फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो हमारे जो धर्म की स्वतंत्रता का जो हमारे अधिकार है, ठीक है, तो उसके बारे में हमारे कौन कौन से अनुच्छेद बताते हैं, अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 28 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो हमारे जो सांस्कृतिक और शैक्षिक हमारे क्या है अधिकार है, उसके बारे में हमारे अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में बताते हैं। फिर 29 और 30 हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताते हैं। वही जो लास्ट हमारा 6th है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो हमारा आर्टिकल 32 में हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से एक पहले हमारे कितने थे, पहले हमारे टोटल 7 हमारे क्या थे, फंडामेंटल राइट थे। उसमें से एक जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको हटा दिया गया, जो आर्टिकल हमारे क्या है 31 में है। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ से 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, बीच में एक क्या बचा 31, तो हमारे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो अब वो हट गया। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहला जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारे क्या था, एक हमारा मौलिक अधिकार था। बट हमारा जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, तो जो 44वां हमारा क्या था, संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था या फिर जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो अब वो क्या है, अब वो हमारे एक लीगल राइट है। ठीक है, वो हमारे एक कानूनी अधिकार है, ना कि हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, तो नोट को ध्यान पे रखना, जो मैं नीचे नोट बना रखा है, नोट राइट टू
प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार हमारे एक क्या है, कानूनी अधिकार है और हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या कर रहा था, हमारा जो इक्वालिटी था उसको कहीं ना कहीं क्या कहता है, डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको हटाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज हम वन बाय वन अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है, थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो हमारे कौन सा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आता है, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या बोलते हैं, हमारे कानून के समक्ष, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लॉ है उसके तहत सारे के सारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी अगर किसी को हमें प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है, कोई भी अगर इंसान है तो हम उसको कभी भी लॉ के, अगर कोई कानून है तो उसके समक्ष हम कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे कोई अंबानी हो, अडानी हो या फिर कोई गरीब लोग है, तो उनके बीच में हम कभी भेदभाव नहीं कर सकते, सारे के सारे क्या है, बराबर है। इसे हम क्या, ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 14, ठीक है। अगर कोई इंसान मर्डर कर लेता है, ठीक है, तो अगर अगर चाहे अडानी मर्डर करे या फिर कोई अंबानी मर्डर करे या फिर कोई गरीब इंसान भी मर्डर करे, ठीक है, तो सबके अगर जो मर्डर की सजा है वो तीनों के लिए क्या होगी, बराबर होगी, सारे के सारे हमारे जो लॉ के सामने वो इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बताता है, आर्टिकल 14 बताता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे, जो हमारा रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, ठीक है, हमारी जाति है, ठीक है, उसके बारे में, हमारा लिंग हो गया या जन्म का स्थान है, तो उसके बेसिस पे हम किसी पे भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लो कोई अगर साउथ का इंसान आ रहा है नॉर्थ में, ठीक है, तो हमारे साउथ का अगर नॉर्थ में आ रहे हैं तो पता चल रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे पैदा हुए तो यहाँ के मंदिर में आप नहीं जा सकते हो, नहीं, हम ऐसा कहीं भी नहीं कर सकते। या गोरे सफेद में कोई भेदभाव कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा कौन सा आर्टिकल के तहत वो वायलेशन हो रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट का, तो आर्टिकल 15 का। याद रखना, आर्टिकल 15 हमें क्या देता है, हमें एक प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी हमारा क्या धर्म है, हम किस रेस से है, हमारा कास्ट क्या है, हमारा हम लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, हम कौन सी जगह पे हमारा जन्म हुआ था, अगर इस बेसिस पे कोई हमारे साथ भेदभाव करता है तो हमारा क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इस पे हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इज हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आर्टिकल 16 की बात करते हैं। तो ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, तो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे क्या जॉब्स है, तो जॉब से रिलेटेड भी हमें क्या है, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा एक्सेप्शन हमारा SC ST OBC वाला आ जाता है, वो कोटा वाला अलग पोर्शन है, बट उसके अलावा जो हमारे जो जॉब है, पब्लिक जॉब से, उसमें भी इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी के बारे में हमारा आर्टिकल 16 बोलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 17 हमारा क्या बोलता है, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो हम जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, तो अनटचेबल्स हम आपने देखा होगा कि पहले भी बहुत ज़्यादा हम क्या करते थे, छुआछूत का रहता था कि जो लोअर कास्ट वाले हैं, जो नीचे जातिवादी हैं, उनको क्या करते थे कि उनके हाथ का पानी नहीं पी रहे, उनको मंदिर में नहीं जाने देते, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का क्या है, हमारा अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं पे भी प्रैक्टिस किया जाता है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट पे जा सकते हैं और जाके अपने राइट्स मांगते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल जो ह्यूमन राइट है उसका क्या हो रहा है, एबोल्यूशन हो रहा है, उसका एक क्या हो रहा है, वायलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आर्टिकल 18, जिसे हम बोलते हैं अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को अगर हम बोले तो क्या है, उपाधियों का उन्मूलन। तो अगर हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे जैसे महाराजा, राज बहादुर या राय साहब, तो जो आगे से नाम के आगे से जो टाइटल लगता है वो लगना क्या है, एक काइंड ऑफ उल्लंघन है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी है, इक्वल स्टेटस है, हमारे बोलते हैं ना कि सब समान है, तो उसमें क्या कहता है, थोड़ा सा भेदभाव कर देता है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हमारे जैसे अगर कोई PhD कर दिया या फिर किसी का डॉक्टर है तो हम सिर्फ इसमें डॉक्टर लगा सकते हैं, या फिर हमारे जो मिलिट्री के रैंक्स हैं, ठीक है, कर्नल, जनरल, सिर्फ हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, उनको भारत रत्न मिला है, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भारत रत्न अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर, नहीं, ये हमारे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्टिकल 18 क्या बोलता है, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो जो ऐसे टाइटल्स जो क्या करे, हमारे समाज में ऊंच
उन्नीस दिखाए कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो ऐसे टाइटल्स का क्या है, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ऐसे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बेस के हम बात करते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में हमारा हम पहला जो राइट है दैट इज आर्टिकल 19, उसमें हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हमारे जो भाषण की स्वतंत्रता है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे राइट्स हैं हम आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं। तो इसके तहत कुछ पार्ट्स हैं, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स टू, ठीक है। तो सारे सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है, तो पहला देखो, सारे वन बाय वन देख लो, ये सारे के सारे आर्टिकल 19 में आते हैं। तो आप लोग से डायरेक्टली पूछ लेगा कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठे होने का राइट किस में है, ठीक है। तो आप कौन सा बोलोगे, अनुच्छेद 19 के अंदर ये बताया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके सारे पार्ट्स लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट मार्क कर लो, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 के अंदर उसके सब पार्ट्स है। सब पार्ट में जो पहला है वो बोलता है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमें क्या है, अगर मैं आपके सामने कहीं पे खड़े होकर भाषण दे रही हूँ तो ये मेरा एक राइट है। मैं आपको हमारी जो भारत का संविधान है वो हर किसी को क्या देता है, पूरी छूट देता है कि कुछ भी अपने जो स्पीच है, ठीक है, अपना जो उसका जो भाषण है या कुछ भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है या अपने आप की अभिव्यक्ति बताना चाहता है कि हाँ मैं ये हूँ या कुछ भी बताना चाहता है, तो उसका क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो कौन सा आर्टिकल देता है, हमारा आर्टिकल 19। तो आप लोग देखते होंगे आज के सोशल मीडिया में भी कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि हमारे जो देश है, हमारे देश का जो संविधान है वो आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत ये उसको राइट देता है, ठीक है, उसको अधिकार देता है, ठीक है। सेकेंड इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना। तो अगर आप लोग कहीं पर भी ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हो और शांति बनाई हुई है, ठीक है, तो आप ऐसे इकट्ठा हो सकते हो, उसमें आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। बट कब तक, जब तक आपके हाथों में कोई हथियार वगैरह नहीं हो, ठीक है। तीसरे, संघ या संघ बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, यूनियंस बना सकते हैं। ये भी हमारे किसके तहत है, आर्टिकल 19 के तहत हमें छूट मिलती है, ठीक है। उसके बाद है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है या फिर दिल्ली से आपको जम्मू एंड कश्मीर जाना है या JNK से अगर आपको कन्याकुमारी जाना है तो आप लोग फ्रीली जा सकते हैं, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा आर्टिकल देता है, हमारा अनुच्छेद 19 छूट में देता है, ठीक है। उसके बाद है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम भारत के क्या किसी भी राज्य में अगर हमें रहना है वहां पे तो हम फ्रीली रह सकते हैं, उसके लिए भी हमें किसी कोई वीजा कोई प्रॉपर अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो अगर मान लो आप उत्तराखंड में हो, आपको उत्तराखंड से जाना है मुंबई और मुंबई जाके कुछ जॉब करना है या अपना कुछ सेटअप स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी आप फ्रीली कर सकते हो। आपको कोई किसी मतलब न्यायालय या फिर किसी ऑफिस जाकर आपको प्रॉपर कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये हमारे कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 19 देता है, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जैसे हम क्या बोलते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये क्या करता है कि मान लो अगर किसी को कोई सजा मिली, ठीक है, तो सजा मिलने के बाद के जो हमारे नियम है, तो मान लो अगर एक बार किसी को सजा मिल गई तो बार बार उसी पनिशमेंट के लिए हमें बार बार वो सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। मान लो एक बार किसी ने मर्डर कर लिया, उसकी सजा थी 10 साल, ठीक है। तो अगर कुछ 10 साल बाद अगर हम बोल रहे कि नहीं इस कुछ और रूल्स में अमेंडमेंट आ गया कि अब जो मर्डर है उसकी सजा 10 से बढ़ के 15 होगी, तो अगर किसी इंसान ने 10 साल ऑलरेडी अगर सजा काट ली है तो दोबारा से वो उसके 15 साल नहीं काटेगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटेक्शन होती है कौन सा आर्टिकल देता है, हमारे आर्टिकल 20 देता है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 21, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे जो जीवन है, ठीक है, जीवन के और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के रिगार्डिंग जो अनुच्छेद है वो कौन सा 21 है, ठीक है। तो हमारे लाइफ को जो प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी पर्सनल आजादी है, ठीक है, पर्सनल जो लिबर्टी है, उसके बारे में हमारा आर्टिकल 21 बात करते हैं, ठीक है। और उसी में हमारा उसका एक सब क्लॉज है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, वो कौन सा आर्टिकल देता है, हमारा 21A, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 22,
तो आर्टिकल 22 भी हमारा क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर ही आता है। इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो हमारा आर्टिकल 22 भी क्या देता है, हमारे कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या बात करते हैं कि अगर मान लो किसी को मतलब पकड़ लिया गया, ठीक है, तो अगर किसी इंसान को पकड़ लिया गया तो उसको भी ये राइट है कि उसको जानने का अधिकार है कि उसको किस बेसिस पे पकड़ा गया है। उसको जानने का अधिकार है कि अगर उसे पकड़ा गया है तो उसने क्या जुर्म किया है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक लॉयर के सामने पेश करना जरूरी है। ठीक है, उसको एक लॉयर दो, उसको जज के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो राइट्स है वो कौन से देता है, आर्टिकल 22। ठीक है, तो इसे हमारे क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इसके भी अगर फर्दर हम पढ़े तो दो पार्ट होता है। एक तो है कि जो नॉर्मली क्राइम करते हैं, दूसरा होता है जिसमें हमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा शक है, कोई आतंकवादी है, कुछ है कि हमें पता है कि ये क्या करना है, कुछ करने वाला है, तो वो भी हमारे किस में आता है, आर्टिकल 22 में आता है। बट ये लाइक यूपीएससी लेवल का सवाल है, ये इसमें पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन है उसके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है, तो हमारा आर्टिकल 22 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, शोषण के जो खिलाफ अधिकार है, वो हम कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 23 एंड 24 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, तो हमारे जो मानव के क्या होता है, यातायात होता है, तो मतलब हम क्या होता है, ह्यूमन को क्या करते हैं, बेचते हैं, या फिर जो हमारे जो लेबर हैं, ठीक है, तो हम जबरदस्ती हम क्या करते हैं, जो लेबर्स हैं उनसे काम करवाते हैं, जैसे हम फोर्स लेबर करते हैं, तो इनके अगेंस्ट हमारा जो आर्टिकल कौन सा है, 23। अगर कोई इंसान ऐसा पकड़ा जाता है कि वो ह्यूमंस को इधर उधर बेच रहा है, ठीक है, और अगर किसी से जबरदस्ती काम करवा रहा है, तो हम उसको लाइक आर्टिकल 23 के तहत हम उसको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट है। वहीं पर हम आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 क्या बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जितने भी हमारे कारखानों आदि में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 24। तो याद रखना 23 किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, तो मानव का यातायात और फोर्स लेबर के बारे में। वहीं 24 किसके बारे में बात कर रहा है, जो चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस के जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जहाँ पर काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, जो चाइल्ड लेबर जिसे हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हम क्या कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 24। ठीक है, ओके, सो हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल जो 25 है, ये हमें क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो हमारा जो भी धर्म है, ठीक है, उसके बारे में हम अगर उसको धर्म की स्वतंत्रता है कि हम कैसे भी उसको अपना प्रचार करें या फिर हम उसे कैसे अपनाएं। ठीक है, तो इस सब पे हमारे पे कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 25 हमारे ये बताता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 26 जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 26। ये बताता है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ठीक है, तो हमारे जो धार्मिक मामले हैं उसके प्रबंध में या फिर हमें कैसे भी उसको मैनेज करना है, इसकी स्वतंत्रता है। तो कोई और आके हम पे दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं अगर पूजा की आरती ऐसे करनी है तो आप ऐसे करो, नहीं, कोई भी हम पे ये दबाव नहीं डाल सकते। ये अपनी अपनी श्रद्धा है कि आप कैसे वो करना चाहते हो। ठीक है, तो हम कुछ भी अगर हमारा रिलीजियस अफेयर है, कुछ भी चीजें हैं, तो उसमें हम क्या है, फ्री है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद हमें देता है, आर्टिकल 26। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 हमें बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो किसी भी विशेष धर्म के प्रचार वगैरह के लिए जो हमारे आगे टैक्सेस हैं उसके लिए हमें क्या है, फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, ना नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। ठीक है, तो आर्टिकल 28 हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का लास्ट आर्टिकल है। तो उसमें क्या मिलता है हमें, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हमारे क्या कुछ जो हमारे शिक्षा स्थान है, ठीक है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आर्मी स्कूल के भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, ठीक है, कुछ विद्यालय होते हैं ऐसे जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई रिलीजन के द्वारा ही क्या कहते हैं खोला जाता है, तो वहां पर रिलीजियस वर्शिप करी जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल हमें देता है फ्रीडम, आर्टिकल 28। ठीक है,
नाउ टॉकिंग अबाउट द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो जो हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक हमारा क्या है अधिकार है, ये हमारे कौन से अनुच्छेद 29 से लेके 30 के बीच में हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो जितने भी अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं। और एक और बात याद रखना, जो माइनॉरिटीज टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज है ये बेसिकली हमारे जो हम बोलते हैं हमारे सोसाइटी में जितने भी लाइक पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ही माइनॉरिटीज का वर्ड किया जाता है। तो उनके जो भी इंटरेस्ट में जो भी उनके प्रोटेक्शन है उसके बारे में आर्टिकल 29 पे बोला जाता है। वहीं पर जो आर्टिकल 30 है ये क्या बोलता है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है, इनकी जो शिक्षा के बारे में जो ध्यान रखता है वो आर्टिकल 30 है, ठीक है। तो हमारे जितने भी हमारे माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हमारे 29 और 30 है। 29 में उनके क्या प्रोटेक्शन की बात करा जाता है, उनका संरक्षण के बारे में बात किया जाता है। वहीं पे आर्टिकल 30 में इन जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट आर्टिकल आता था आर्टिकल 31, ठीक है, जो हमारा हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, ठीक है। राइट टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसे हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 32 में आता है, ठीक है। तो ये हमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी हमारे इंडिविजुअल राइट्स को क्या करे, उसका उल्लंघन करे या फिर उनको अगर हमारा वॉयलेशन हो तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। अब सोचो कि अभी तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो राइट्स है उनका उल्लंघन होने पर भी एक फंडामेंटल राइट्स है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को इसीलिए हमें फंडामेंटल बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं में से एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है, एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो खुद बोलता है कि अगर हमारे इनमें से कोई भी अगर जो मौलिक अधिकार है उनका अगर उल्लंघन हुआ तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के तहत एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ये 2 पॉइंट कि कौन सा अनुच्छेद में क्या आता है। तो जो हमारा अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो हमारे पास 5 टाइप के क्या होता है, रिट्स होते हैं। रिट्स आप लोगों के एग्जाम में अभी पूछा नहीं जाता है, फिर वही हायर सीडीएस वगैरह में पूछा जाता है। तो अग्निवीर में बेसिकली आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 हमारा जो है वो क्या करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हमारे 5 रिट्स के बारे में बताता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो लागू कर सकता है। वहीं पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर होता है, हमारे जो स्टेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो इशू करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, आर्टिकल हमारे 226 के तहत करता है, ठीक है। तो याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 32 के तहत करता है। और वही हमारा जो हाई कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 226 के तहत करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोस देखनी है या फिर मुझसे पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।